गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 8 के चैप्टर 2 में आज आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज थर्ड पार्ट है अपना इसका। ठीक है, हमने अब तक पढ़ लिया है भूमि, मृदा, इन दोनों बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, ये ज्योग्राफी चल रहा है, एनसीईआरटी अपना रेफरेंस है। आज जल पढ़ेंगे, वनस्पति खत्म कर देंगे। ठीक है ना, वन्यजीव संसाधन सब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है। जल, इसमें जल के बारे में अपने को क्या पढ़ना है। ठीक है ना, जल आप लोगों को सबको पता है, वाटर क्या है। ठीक है ना, H2O जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है ना, तो वाटर क्या है सबको पता है, पीने योग्य पदार्थ है। ठीक है ना, H2O से बनता है ये। और ये अपने पूरा मतलब ये सब नहीं पढ़ना, वो तो साइंस से पढ़ना होता है। तो जल क्या है, जल अभी 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 जो अभी अपने अर्थ पे है वो कितना अवेलेबल है। ठीक है ना, और अवेलेबल है तो उसमें कितना पीने योग्य है और कितना खेती योग्य है और कितना नहीं है, उसमें कितना लवणता है, थोड़ा सा अपने को ये ओवरव्यू जानना है। ठीक है ना, ज़्यादा डेप्थ तो नहीं, ओवरव्यू जानना है। तो जल देखिए, जल जो है दो तरह के अपने पास अवेलेबल है। ठीक है ना, जल जो है वो दो तरह के से अवेलेबल है। ठीक है ना, कौन कौन से, एक शुद्ध जल, ठीक है शुद्ध जल, एक लवणता वाला जल, लवणता जल। ठीक है, शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर, प्योर वाटर, और इसमें साल्टी वाटर, साल्टी वाटर। ठीक है, तो शुद्ध जल और प्योर वाटर एंड साल्टी वाटर है। शुद्ध जल पृथ्वी पे कितना है, लगभग 1% के आसपास, ऑलमोस्ट मतलब 1% के आसपास है। 99% क्या है, साल्टी वाटर है। ये भी किस फॉर्म में है, ये है ग्लेशियर के फॉर्म में। ठीक है ना, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर। ठीक है ना, भूमि जल, हिम और हिम के फॉर्म में। ठीक है ना, और ये तो आपको पता है समुद्र में जो सारे हैं ये है ही, ये समुद्र में जो है समुद्र में ही है। ठीक है, नदी, तालाब, हिमनद, मतलब मेन है ग्लेशियर, ग्लेशियर से पिघलता है, फिर नदी बनती है, उससे तालाब बनता है। ठीक है ना, और उससे ग्राउंड वाटर, मतलब उससे ग्राउंड वाटर बन जाता है, सब कुछ उसी से होता है। ठीक है, तो वो 1% है जो अभी पीने योग्य है। ठीक है ना, इसी से हम खेती करते हैं। ठीक है ना, और नहाते भी इसी से ही हैं। ठीक है ना, नहाते भी इसी से, नहाते धोते थोड़ा अलग से कुछ। तो जल कितने तरह का हो गया, दो तरीके से, शुद्ध जल और लवणता वाला जल। शुद्ध जल के स्रोत कितने परसेंट है अपने पास, 1% है। कितना, 1% है। ठीक है, 1% है। उसके जो सोर्स क्या क्या है, हिम ग्लेशियर है। ठीक है, ग्राउंड वाटर है, नदी तालाब जो पोखर सारा वही है। लवणता वाले से तो 99% है, वो समुद्र उसका यह है सोर्स है। और इसमें लवणता का मतलब क्या है, उसमें नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है मिला हुआ है। ठीक है ना, इसमें सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है, मिला हुआ है। अब तक तो आपने पढ़ लिया होगा क्लास 8 में, थोड़ा सा ये सब नहीं पढ़ा तो 8th में साइंस से पढ़ाऊंगा ही मैं। ठीक है, तो वो देख लेना। तो ये जल दो तरह के होते हैं। अब इसमें क्या देखना है कि जल में जो पोल्यूशन हो रहा है वो ज़्यादा चिंता का कारण है। ठीक है ना, क्योंकि 1% जो वाटर है उसमें भी जल जो प्रदूषण हो रहा है। ठीक है ना, जल प्रदूषण जो हो रहा है, जल प्रदूषण वो भी एक समस्या है। ठीक है ना, वो समस्या। अब जल प्रदूषण कितने तरीके से हो रहे हैं वो देख लेते हैं। जल प्रदूषण जो है वो हो रहा है, इसमें सारा मानव जनित ही ले आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें प्रकृति का कुछ प्रदूषण नहीं फैला रही है। ठीक है ना, हम खाली बोल दें कि प्रकृति, इसमें सारा मानव जनित है। तो मानव जनित में कैसा है, एक तो खादों मतलब खेतों में खादों का यूज, अत्यधिक खादों का यूज, अत्यधिक खाद का यूज। ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले, फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण खेतों से निकलने वाले, ये से निकलने वाले। और तालाबों में मतलब कि हम क्या करते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, कचरा फेंकना। ठीक है ना, कचरा फेंक कर, कचरा फेंक देते हैं, उससे भी होता है मतलब कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम है ये। ठीक है, पूजा पाठ से भी होता है। पूछे कैसे होता है, पूजा करने से भी होता है। क्यों, क्योंकि हम दुर्गा पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, वो पानी में जाके दहा देते हैं। ठीक है ना, यदि किसी की डेथ होती है तो भी उसको विसर्जन वहाँ करते हैं। तो सारे क्या है, वो सारे पोल्यूशन ही फैलाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे पोल्यूशन के क्या है, कारण है। पोल्यूशन के, जल प्रदूषण के कारण है ये। कौन से हैं, खेतों में अत्यधिक खाद डालते हैं तो उसे यूट्रोफिकेशन हो जाता है, मतलब रासायनिक खाद। ठीक है ना, इसमें रासायनिक खाद लिख लीजिए, रासायनिक खाद। रासायनिक खाद हो गया, फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण हो गए, कच्चा
जो घरों से निकालते हैं कचरा, ठीक है ना, वो हो गया, ठीक है ना, कचरा हो गया, और पूजा पाठ करते हैं वो वाला चीज़ है, ठीक है। तो जल प्रदूषण का ये है। अब जल प्रदूषण है हो गया, ये तो ठीक है, पर इसको हम ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कि बहुत सारी विधियां हैं अपने पास अब टेक्निकली, तो उससे हम ठीक भी कर लेते हैं। घरों में तो आरओ भी लगा लेते हैं आजकल लोग, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा सुविधा हो जाता है, ठीक है। तो जल प्रदूषण है वो तो उसका ट्रीटमेंट इलाज भी है। पर अब अपने को क्या जानना है कि जो खेतों में, मैंने पहले भी क्लासों में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हम जो प्लांट में पानी डालते हैं वो कितना डालते हैं वो नाप के नहीं डालते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप 1 हेक्टेयर प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, और उस 1 हेक्टेयर में आपने मतलब टैंकर के टैंकर पानी भरे जा रहे हैं, ठीक है। वो यूज़ करे ना करे पौधा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उससे बचने के लिए मतलब क्योंकि पौधा क्या करेगा, पौधा ऑब्जॉर्व करेगा और अत्यधिक वाटर क्या करेगा, वो एवोपरेट कर देगा, बाष्पोत्सर्जन कर देगा। तो सारे वेस्टेज है, वर्क का वेस्टेज है, पानी का वेस्टेज है। तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे, ठीक है ना। यानी कि जल प्रबंधन करना होगा, यानी कि जल को बचाने के तरीके ढूंढने होंगे। तो क्या क्या तरीका हो सकता है, एक तो जल को संग्रहण कर लो भैया, सबसे पहले जल संग्रहण करो। कैसे कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। घरों में जब मतलब वर्षा होती है तो घरों के ऊपर जो अपने छत होते हैं उस पर टप यूज़ कर लीजिए, और मतलब छोटे छोटे क्रियाकलाप हैं उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। वैसे तो वाटर हार्वेस्टिंग काफ़ी फेमस चीज़ है, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड वो काफ़ी फेमस चीज़ है। और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं पर ड्रॉप मोर ड्रॉप। आपने सुना होगा या जो मोदी ने नारा दिया था कि पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है ना। क्या, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब इसमें क्या कर रहा है, ड्रॉप ना, यानी कि ड्रॉप यानी कि बूंदा बांदी से, मतलब फसल को हम किससे मतलब जो फसल है उस पर हम ड्रिप एरीगेशन करें। क्या, कौन सा इरीगेशन करें, ड्रिप इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन करें, ठीक है ना। कौन सा इरीगेशन, ड्रिप, यानी कि बूंद वाली सिंचाई, बूंद वाली सिंचाई। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फसल है, ये फसल है, ठीक है ना, ये पौधे हैं, ये इस पे बूंद बूंद पानी गिर रहा है, बूंद बूंद पानी गिर रहा है। तो पानी सीधा किस पे गिर रहा है, पौधे पे, ठीक है ना। और एक एक करके गिर रहा है, मतलब इसे जितनी ज़रूरत है उतना ही लेगा। ये नहीं कि हमने एक्सेस वाटर दे दिया तो ये सारा सोइल में चला गया, ठीक है ना। सोइल के बाद ये नदी में तालाब में चला गया, तो सारा पानी क्या है, जो खाद वाद के साथ पानी सारा उसमें नदियों में चला जाएगा। तो एक्सेस वाटर कहाँ चला गया, नदी में चला जाएगा, कुछ समुद्र में चला जाएगा, समुद्र में चला गया तो हो गया बेड़ागढ़, ठीक है ना। तो उस बेड़ागढ़ को नहीं रोक करना अपने को, वो समुद्र में नहीं भेजना अपने को पानी, अपने को ड्रिप इरिगेशन करना है, ठीक है ना। यानी कि बूंदा बांदी से फसलों पे पानी देना है, ठीक है ना। ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ये खासकर उस एरिया में जरूर, तो इसराइल ने इसे ईजाद किया था। किसने, इसराइल एक कंट्री है, इसराइल, उसने इसे मतलब कि पहले उसने स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पर पानी की दिक्कत है। राजस्थान में कर सकते हैं, और भी मतलब करने के तो हर जगह कर सकते हैं, पर ये उन एरिया में ज़्यादा मतलब एफिशिएंट है, या लोग फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे शुष्क जलवायु है, ठीक है ना, जैसे कि राजस्थान हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, हम आते हैं, एक होता है स्प्रिंकलर, एक है बनों की, पहले तो इस समझ लो, अधिक बन लो आगे, बनों को लगाकर, बनों को लगाकर हम क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। कैसे, ऑब्वियस बात है, जब सोइल में पौधे होंगे तो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे, जब पानी आएगा तो जो जड़ जाती है वो जड़ जमीन तक ज़्यादा गहराई तक जाती है, तो उस जड़ तक वो पानी नीचे तक सोखेगा वो, ठीक है ना। तो मतलब पानी क्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा उससे, ठीक है ना। वन लगाकर हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं क्योंकि स्पेस मिल जाता है। एक होता है स्प्रिंकलर, क्या होता है, स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पौधे हैं आपके, सॉरी ये पौधे ऐसे थोड़ा ना होते हैं, ऐसे ऐसे पौधे हैं, ठीक है ना, ये पौधे हैं आपके। तो एक फव्वारा टाइप आपने देखा हुआ, ठीक है ना, इंडिया गेट पे लगा हुआ है, सब जगह फव्वारा लगा होता है। जैसे ये पाइप है और यहाँ से हमने इस तरफ पानी फेंका, ठीक है ना,
ये बूंदा बांदी के फॉर्म में जा रहा है, पूरा बूंद के फॉर्म में, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि प्रेशर के थ्रू जो पानी है ना वो गैस के फॉर्म में लगभग बदल गया है वो, ठीक है ना। वो जाके प्लांट को क्या करेगा, वेट कर देगा, गीला करेगा, मतलब इनको जितना क्वांटिटी में पानी चाहिए उतना दे देगा। इसमें क्या होगा, जहाँ पर आप 10 लीटर पानी यूज़ कर रहे हो वहाँ पे सिर्फ 5 लीटर पानी यूज़ होगा, क्योंकि हाई प्रेशर में आपने बहुत दूर तक और सभी पौधों तक पहुँचा दिया। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि पाइप यहाँ पे जाके छोड़ दिया खेतों में और पानी चला दिया बस, ठीक है ना। तो 10 लीटर 20 लीटर जितना पानी जा रहा है, हम कुछ देखते नहीं है। तो उससे अच्छा है स्प्रिंकलर कि फव्वारे के फॉर्म में हम क्या करें, इसको पानी दें, पौधों को पानी दें, जिससे कि जल प्रबंधन हो पाएगा। जहाँ 5 लीटर वेस्ट होना था वो वेस्टेज रुक जाएगा। तो इस तरह हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। कौन कौन सी विधि, स्प्रिंकलर आपको समझ में आ गया, फव्वारे के द्वारा करके, फव्वारा बोल दीजिए। ड्रिप इरीगेशन, इसके अंदर नारा भी दिया गया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। जल संग्रहण करके, वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, बनो लगाकर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके, ठीक है। तो इस तरह हम जल संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है कि जैव मंडल क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि जल कंप्लीट हो गया, अप्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, संसाधन, ये सब थोड़ा पहले था, ये इंटरलिंक है आपस में, ठीक है ना। तो स्थल मंडल प्लस जल मंडल प्लस वायुमंडल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं जी, ये बनाते हैं जैव मंडल, ठीक है। क्या बनाते हैं ये, जैव मंडल। क्यों बनाते हैं जैव मंडल, क्योंकि किसी भी वनस्पति को या पौधे या वन्यजीव को ये 3 चीज ही चाहिए। स्थल मतलब जमीन चाहिए, जल मतलब पानी चाहिए, और वायु मतलब हवा चाहिए। ये तीनों चीज मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ये वनस्पति प्लस में जंतु जीव, ठीक है। वनस्पति प्लस में जंतु जीव क्या है, ये सरवाइव कर जाएंगे, जीवित रह पाएंगे, ठीक है ना, जीवित रह पाएगी, ठीक है। तो वनस्पति और जंतु जीव को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ठीक है ना। और ये तीनों मंडल मिलकर क्या करते हैं, जैव मंडल बनाते हैं। लेकिन जैव मंडल में ही वनस्पति और जीव जंतु रहते हैं। ये इन शॉर्ट हो गया कि वनस्पति और जीव जंतु कहाँ रहते हैं, जैव मंडल में। जैव मंडल क्या होता है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को तीनों को मिलाकर जैव मंडल बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, यही था, ठीक है, समझने के लिए। अब अपने को पढ़ना है कि परितंत्र क्या होता है, ये समझना, मतलब टेक्निकल टर्म्स है, जैसे कि जैव मंडल को समझना था अपने को, ठीक है ना। स्थलमंडल बता दिया, जमीन हो गया, जलमंडल समझ गए, पानी हो गया, मंडल का मतलब बहुत बड़ा एरिया, ठीक है ना। और जल का मतलब आपको पता ही है, ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी क्या है कि परितंत्र क्या होता है, परितंत्र, ठीक है। परितंत्र क्या होता है, तो परितंत्र कुछ नहीं है, इसमें जैसे कि हमें पता है कि जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम किस पे निर्भर है, फसलों पे। हम फसल हमें क्या देती है, खाना देती है, मतलब गेहूँ, दाल, चना, ये सब हम खाते हैं, यानी कि हम फसलों पे डिपेंडेंट हैं। और जैसे कि गिद्ध है, गिद्ध मरी हुई चीज़ें खाती है, ठीक है ना। यदि चिड़िया है तो वो कीड़े मकोड़े खाती है, मतलब जो अपने छोटे छोटे जीव होते हैं उसको खाती है, ठीक है। और शेर बकरी खाता है, ठीक है ना। तो मतलब आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि एक जीव जो है दूसरे पे, यानी कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है ना, निर्भर है, यानी कि फूड चेन बन रहा है, ठीक है। मतलब क्या बन रहा है, खाद्य जाल बन रहा है, खाद्य जाल, यानी कि फूड वेब, फूड चैन बोलेंगे अभी तो हम इसे, चैन बन रहा है, चैन बन रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम, परितंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परितंत्र, इसी को परितंत्र कहते हैं, ठीक है। तो परितंत्र का मतलब समझ गए कि जीवों का एक दूसरे पर निर्भरता ही परितंत्र कहलाता। वो मैंने बता दिया, शेर लोमड़ी खाता है, लोमड़ी घास खाती है, ठीक है ना। ये एक पूरा हो गया फूड चैन। हम क्या खाते हैं, धान चावल गेहूँ खाते हैं, वो कहाँ से मिलता है, पौधे से मिलता है। पौधे को क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, मिट्टी में से क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है, मिनरल्स और प्लस वाटर, ये सब मिलता है। तो ये एक परितंत्र हो गया।
मतलब अलग अलग तरह के परितंत्र होते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है। तो ये हो गया परितंत्र, बस यही समझना था अपने को, ठीक है ना, जीव जंतु के बारे में कि परितंत्र क्या है। बाकी ये आप 9th क्लास में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपने को क्या पढ़ना है कि विश्व की वनस्पतियों के बारे में पढ़ना है, विश्व की वनस्पतियों के बारे में, विश्व की वनस्पतियों के बारे में। विश्व की वनस्पति 4 तरह की है, कौन कौन सी है? वन टाइप की है, घास टाइप की है, गुलाम टाइप की है, ठीक है, और टुंड्रा टाइप की है, टुंड्रा, ठीक है ना, टुंड्रा। देखिए वन, वन के लिए क्या चाहिए? आर्द्र मौसम चाहिए, ठीक है ना, आर्द्र मौसम चाहिए, आर्द्र मौसम, ठीक है ना। और घास के लिए सामान्य जल यानी कि वर्षा चाहिए, ठीक है ना। आर्द्र मौसम प्लस में शुष्क मौसम में भी ठीक ठाक हो जाता है, वो आपको बता देंगे अभी क्या से, शुष्क आर्द्र दोनों मिलके जो होता है, ठीक है ना। गुल्म में क्या होता है? गुल्म बोल दो या फिर कटी झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, ठीक है ना। तो ये शुष्क मौसम में होते हैं, शुष्क मौसम में, ठीक है ना। टुंड्रा ठंडे प्रदेशों में, जैसे पोलर एरिया में, ठंडे प्रदेशों में। इसमें क्या, यहाँ क्या होते हैं? लाइकन और मॉस, लाइकन सुना होगा आपने, लाइकन व मॉस, ठीक है। तो देखिए अब मैं वो बताता हूँ दोबारा। विश्व में, विश्व की वनस्पति जो 4 तरह की है मेनली, ठीक है ना। कितने तरह के हैं विश्व में 4 तरह की मेन वनस्पति होती है। वो कैसी हो सकती है? वन हो सकता है, घास हो सकता है, गुलाम या कटीली झाड़ियाँ हो सकता है, या टुंड्रा टाइप के हो सकती है। वन कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर वन का मतलब है कि वहाँ बड़े बड़े पेड़ होंगे, ठीक है ना, लंबे लंबे चौड़े चौड़े बिल्कुल पेड़ होंगे। वो कहाँ? इक्वेटर लाइन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, विषुववृत्तीय रेखा है ना, वहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक गर्मी होती है, और अत्यधिक आर्द्रता होती है, ठीक है ना, आर्द्रता होती है, आर्द्रता होता है वहाँ पे, ठीक है ना। पर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आर्द्रता परस्पर शुष्क दोनों मिलना शुरू कर देता है। तो जैसे ही जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होती है वहाँ पे पेड़ लंबे लंबे होते हैं, पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो शुष्कनेस आती है तो पेड़ छोटे छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर और उसके ऊपर चले जाते हैं ट्रॉपिकल जोन में, सब ट्रॉपिकल जोन में, तो घास कैसे हो जाते हैं? सामान्य हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे घास होते हैं। मतलब घास इतने बड़े भी हो सकते हैं, इतने बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले नॉर्थ अमेरिका में मैंने बताया था आप लोगों को कि पेरेर घास के मैदान है। पेरेर घास के मैदान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ घास ही घास है वहाँ पे और जाके घास भैंस चला लो, उसका मतलब है वहाँ पे गेहूँ अच्छी फसल हो सकती है। तो गेहूँ भी घास के में ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक मतलब फिक्स हाइट तक ही होती है वो भी, ठीक है ना। तो इतने बड़े बड़े घास होते हैं, तो उसके लिए सामान्य वर्षा मिल जाता है सब ट्रॉपिकल जोन में। गुल्फ यानी कटीली झाड़ियाँ कहाँ मिलता है? ये कटीली झाड़ियाँ वहाँ मिलती है जहाँ पे बिल्कुल ही वर्षा नहीं होता है और शुष्क मौसम होता है, ठीक है ना। शुष्क मौसम, शुष्क भीतर बोल दीजिए, जैसे कि राजस्थान हो गया, सहारा का एरिया हो गया, वो कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पे। टुंड्रा प्रदेश कहाँ हो गया? पोलर वाला एरिया हो गया, ठीक है ना, पोलर वाला एरिया यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र, नॉर्थ ध्रुवीय, उत्तर ध्रुवीय और दक्षिण ध्रुवीय, ठीक है ना। वहाँ पे लाइकन और मॉस ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट काफ़ी क्लीन होता है, ठीक है ना, और ठंडा भी होता है, अच्छा होता है। तो वो एक हम भी जानते हैं कि लाइकन क्या है? ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। यदि लाइकन है तो अच्छा इन्वायरमेंट है, और नहीं है इसका मतलब पोल्यूशन ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में जैसे शहरों में तो ये लाइकन देखने को नहीं मिलता है, जबकि पोलर वाले एरिया में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे रहते भी नहीं लोग, ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो वैसे पोल्यूशन कम होता है, ठीक है। तो यही है कि ठंडा प्रदेश है, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश के बारे में बताता हूँ, यानी कि वनस्पति 4 तरह द्वारा बताता हूँ, वन, घास, गुलाब, गुल्म और टुंड्रा यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चैप्टर, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।